नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में पॉलिटी के 40 अत्यधिक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी वाली किताब हम लोग कर रहे हैं उसमें 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें 2 चैप्टर के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अत्यधिक महत्वपूर्ण आज मैं कराने जा रहा हूं, जिसमें मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण, संविधान सभा की क्रियाविधि और फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संरचना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। 4 कथन हमने लिखे हैं। सबसे पहला, ब्रिटिश शासन वाले प्रांतों के लिए 292 सीटें जो है रखी गई थी। 11 प्रांत थे, ठीक है, 3 समूहों में इनका वर्गीकरण था। 292 सीटें थी, बिल्कुल ठीक है। 93 सीटें देशी रियासतों के लिए थी, 4 सीटें चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में थी। प्रांतों से 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया, बिल्कुल ठीक है ये भी। और निर्वाचन था प्रांतों से, रियासतों से मनोनयन की पद्धति थी। समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति काम में ली गई थी, बिल्कुल, ताकि अल्पसंख्यक जो प्रतिनिधित्व है वो भी सुनिश्चित हो सके। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसी व्यवस्था उस समय नहीं अपनाई गई थी। मतदाताओं को मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 वर्गों में बांटा गया था। जो मुस्लिम और सिख के अलावा जो वर्ग थे वो सारे सामान्य वर्ग में रखे गए थे। इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रकृति थी वो जो है उसके समावेशी होने पर कई बार आलोचना की जाती है। हालांकि उसका भी हम लोग खंडन किया करते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति वास्तविक अर्थों में समावेशी प्रकार की थी और इसे कई सारे तर्क दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, तो ऑल करेक्ट है ना, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। संविधान सभा की संरचना में देशी रियासतों के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 93, 70, 89, 120। तो 93 सीट थी। तो जैसे मैंने कहा 292 सीटें प्रांतों के लिए थी, 93 सीटें जो है वो देशी रियासतों के लिए, और 4 सीटें जो है वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के लिए आरक्षित की गई थी। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, पूछे आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कथन कारण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सफलता को सुनिश्चित करने में अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, अवरोध जो शब्द दिया है इसकी जगह नियंत्रण शब्द भी आ जाता है ना, थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस कहते हैं। अवरोध और संतुलन के सिद्धांत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका मतलब यह होता है कि शासन जो है उसकी संरचना इस प्रकार की होती है कि प्रत्येक एक अंग दूसरे अंग पर महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रण करता है और दूसरे अंग के द्वारा नियंत्रित भी होता है ना। जैसे हमारा जो शरीर है वो वास्तव में अवरोध और संतुलन की एक जीती जागती मिसाल है, ठीक है। जब हम कोई वर्क करते हैं तो शरीर का एक अंग जो है दूसरे अंग को इंस्ट्रक्शन देता है, दूसरे अंग से पहला अंग इंस्ट्रक्शन पाता है। अंगों का जो समन्वय होता है, संतुलन होता है, वो यदि सही रहता है तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ और सुचारू रूप से काम कर पाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ जो व्यवस्था की गई है वो इस प्रकार की गई है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो 3 संरचनाएं हैं, उसके अलावा बहुत सारे जो तंत्र स्थापित किए गए हैं वो भारतीय संविधान के भीतर काम करते हैं। विधायिका कानून निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण करती है, न्यायपालिका इनके कानून और नीतियों की समीक्षा करती है। न्यायपालिका की संरचना में विधायिका और कार्यपालिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे अंतर संबंधित है। तो कारण दे रहे हैं कि भारतीय संविधान जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संस्थाओं का उपयुक्त वितरण जो है प्रस्तुत करता है, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों जो है क्षैतिज संबंध स्थापित होने के कारण हम कहेंगे कारण कथन की सही व्याख्या। ये शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है, वहां से ये रिलेट किया जाता है इसको, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के निर्माण में निम्न में से किस योजना का सर्वाधिक व्यापक प्रभाव देखा गया? तो कई सारे प्रस्ताव आए थे। 1942 में क्रिस प्रस्ताव आया था और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, लेकिन जो संविधान सभा के निर्माण पर सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वो कैबिनेट मिशन योजना का प्रभाव था, ठीक है। आप भी साथ साथ आंसर देते चलिए, बढ़िया रहेगा। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, 3 सदस्य आयोग था और 16 मई 1946 को इसने अपनी योजना प्रस्तुत की और उस योजना का अनुसरण करते हुए भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है उसका सर्वाधिक व्यापक प्रभाव। फिर राजनीतिक लोकतंत्र के आधार के रूप में सामाजिक लोकतंत्र की अनिवार्यता, है ना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संयुक्त रूप पर संविधान सभा में किसने महत्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत किया? संविधान सभा में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, ये बहुत सारे स्टेटमेंट मैं एनसीईआरटी वाली क्लास में करा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ले रहा हूं, इनको याद कर लीजिए अच्छे से। तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक लोकतंत्र जरूरी होगा। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है शासन का प्रकार के रूप में डेमोक्रेसी, यानी संसदीय व्यवस्था, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, प्रतिनिधित्व, निर्वाचन, मतदाता, उम्मीदवार इत्यादि, ठीक है। राजनीतिक शिक्षण, राजनीतिक प्रशिक्षण, ये सब कहलाता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए ज्यादा जरूरी है समाज में लोकतंत्र का कायम होना। और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा जब लोकतंत्र के 3 जो आधारभूत मूल्य है, लोकतंत्र के 3 जो आधारभूत स्तंभ है, स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुता है, वो तीनों एक दूसरे से मिलकर
कर रहे हैं, जिसे यूनियन ऑफ ट्रिनिटी का नाम भी उन्होंने दिया था। ठीक है, ये स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुता है ना, इसका जो संयुक्त रूप है, इसे यूनियन ऑफ ट्रिनिटी का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट है। आप आंसर देते चलिए साथ साथ में, अच्छा रहेगा, है ना। ये क्लास जो है मैं वैसे भी प्रीमियर करवाता हूँ इस क्लास को, ताकि ऐसा लगे कि हम लाइव ही देख रहे हैं और बहुत अच्छे से हम इन क्लासेस को देखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर साहब ने जो है महत्वपूर्ण रूप से विचारों को व्यक्त किया। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से ऐसा कौन सा प्रावधान है जो बिना किसी व्यापक वाद विवाद के स्वीकार कर लिया गया था। देखिए, संविधान सभा में लगभग हर जो विषय था उस पर बहुत अधिक चर्चा हुई, समितियां थी, 20 से ज्यादा समितियां थी, इतने सारे सदस्य थे, बहुत सारी बहस हुई, लगभग 3 साल तक जो है संविधान सभा के जो अधिवेशन हुए, टोटल 12 अधिवेशन हुए, 11 अधिवेशन में संविधान का निर्माण हुआ, 12वें अधिवेशन में उसको जो है अंतिम अधिवेशन के रूप में 24 जनवरी 1950 का अधिवेशन था। तो लगभग हर विषय पर वाद विवाद किया गया, लेकिन एनसीईआरटी की किताब ये कहती है कि जो 4 ऑप्शन है इसमें सार्वभौमिक जो मताधिकार है, इसको बिना किसी बहुत ज्यादा बहस के, बिना किसी वाद विवाद के स्वीकार कर लिया गया। संसदीय प्रणाली पे बहुत विवाद हुआ, क्योंकि ये कहा गया कि संसदीय जो प्रणाली है क्या वो बेहतर रहेगी या अध्यक्षीय प्रणाली बेहतर रहेगी। मजबूत केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था, तो कई बार ये कहा गया कि केंद्र इतना मजबूत हो गया कि ये संघात्मक व्यवस्था नहीं बल्कि एकात्मक लगती है। ठीक है, कुछ लोगों का कहना था कि केंद्र का मजबूत रहना राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत जरूरी है, कुछ का कहना था केंद्र के मजबूत होने से प्रांतीय स्वायत्ता जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो बहुत वाद विवाद थे सब पे। भाषा का जो प्रावधान था उसमें बहुत सारे वाद विवाद थे। आपातकालीन प्रावधान माना गया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आपातकालीन प्रावधान, संकटकालीन शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, लेकिन ये भी साथ साथ एक विवाद का विषय उठा कि इसकी वजह से हो सकता है कि भारत में जो कार्यपालिका है, सरकार जो है, वो किस समय तानाशाह बन सकती है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है और राजनीतिक जो लाभ लेने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है। तो काफी अधिक वाद विवाद थे, लेकिन ये जो प्रणाली थी इस पर बिना किसी वाद विवाद के ये व्यवस्था हमने स्वीकार की। प्रारंभ में 21 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जो भारतीय नागरिक है उनको मताधिकार दिया गया। कालांतर में 61वें संविधान संशोधन से 1989 में मताधिकार की जो आयु सीमा है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 8वीं लोकसभा का ये दृश्य था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326 में व्यवस्था की गई है, नोट करते जाइए, है ना। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में कौन सी बात सही नहीं? उद्देश्य प्रस्ताव मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस में बता रखा है आप लोगों को। 8 आर्टिकल्स थे उद्देश्य प्रस्ताव में। 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा के पहले अधिवेशन में नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को जो है ये स्वीकृत हुआ था संविधान सभा के दूसरे अधिवेशन में। ठीक है, और अत्यधिक महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यह आधार है। ठीक है, तो इसमें 8 जो बातें थी, उन 8 बातों में कौन सा ये कह रहे हैं सही नहीं है? इसमें भारत के लिए स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की घोषणा बिल्कुल ठीक है। इसमें कहा गया, पहला ही नंबर इस पे कहा गया कि हम भारत के लिए एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की घोषणा करते हैं। दूसरा और तीसरा आर्टिकल जो था उसमें भारत का किस प्रकार का राज्य क्षेत्रों का उसकी बात की गई थी। चौथे नंबर का इसका जो आर्टिकल था या जो पैराग्राफ था उसमें कहा गया था कि भारत में जो समस्त प्रकार की जो शक्तियों का स्रोत जो है वो भारत की जनता होगी। यहां हमने लिखा भारत की समस्त शक्तियों का स्रोत भारत सरकार को घोषित करना, तो ये बी जो है इसमें गलत हो जाएगा। भारत सरकार की जगह जो है जनता होना चाहिए, है ना। अच्छा, फिर इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता की घोषणा की गई थी और उसके अलावा जो वंचित वर्ग है, सामाजिक न्याय के लिहाज से उन वंचित वर्गों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के जो सकारात्मक प्रयास हैं, उपाय हैं, वो किए जाएंगे, ये इसमें कहा गया। इसके अलावा भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका क्या होगी, इसको लेकर भी 2 आर्टिकल्स में इसमें बात की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, तो बी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कथन कारण क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित नहीं होते। बिल्कुल, मौलिक अधिकार निरंकुश नहीं होते हैं, आत्यंतिक नहीं होते। जो निरंकुश या असीमित है इसके लिए एक शब्द आत्यंतिक भी चलता है ना, आत्यंतिक भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, निरपेक्ष भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, पेपर बनाने वाले जिस किताब से बनाएंगे, मान लीजिए उस किताब में जो वर्ड है ना उसको दे देंगे, इंग्लिश में इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो मूल अधिकार असीमित नहीं होते। हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पे प्रतिबंध है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर 8 प्रकार के प्रतिबंध है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पे, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो प्रतिबंध दिए गए हैं। फिर ये कहते हैं सरकार मौलिक अधिकार के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाती है। बिल्कुल, सरकार औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाती है। संविधान में प्रतिबंध दिए गए। प्रतिबंधों की जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है ना, वो शर्त है उसका औचित्यपूर्ण होना। ये जो औचित्यपूर्ण है इसके लिए कई बार युक्ति युक्त भी शब्द काम में लिया जाता है ना, याद रखिएगा, रेशनल काम में लिया जाता है, तर्क संगत भी इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्या है ना भैया, पेपर बनाने वाले जिस किताब का अनुसरण करेंगे उस किताब में जो शब्दावली दी है उसको वो काम में ले लेते हैं। तो जितने भी थोड़ा बहुत पर्यायवाची होते हैं मैं बार बार बोल देता हूं, अच्छा रहेगा। तो कथन कारण की बिल्कुल सही व्याख्या है, ए इसमें राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, आज इस समय एक कथन आया है वापिस से, आज इस समय बनाए गए संविधान में यदि कुछ नया है तो वो ये कि इसमें ऐसे परिवर्तन किए जाए जो हमारी कमियों को दूर कर सके और इसे आवश्यकताओं के अनुकूल बना सके। भारतीय संविधान की
मौलिकता पर हो रहे विवाद को लेकर ये कथन किसके द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया? देखिए, भारत की जो संविधान है उसको लेकर बहुत सारी आलोचनाएं भी की जाती रही, संविधान सभा के भीतर भी की जाती थी, बाद में भी की गई। एक आलोचना ये थी कि भाई भारत का जो संविधान है उसके बहुत सारे प्रावधान हमने विदेशी संविधानों से ग्रहण कर लिए, 1935 के संविधान से बहुत सारे प्रावधान ले लिए, तो इसमें मौलिक तो कुछ रहा ही नहीं। तो इस आलोचना का उत्तर जो है वैसे तो बहुत सारे संविधान सभा के सदस्यों ने दिया, लेकिन जो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो जवाब जो इसका दिया वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई लिखित संविधानों का इतिहास जो शुरू हुए अभी 150 वर्षों से अधिक का समय नहीं हुआ है, और संविधान के जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं, जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उसमें दुनिया भर के राजनीति शास्त्री जो है वो एकमत होते हैं। ऐसे में अगर किसी देश के संविधान से हमने कुछ ग्रहण किया है तो उसमें कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि इसको हम अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। तो इसी प्रकार का सेंटेंस उन्होंने कहा संविधान सभा के अधिवेशन में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, है ना। देखिए, मैं कथन पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जोर दे रहा हूं क्योंकि ये आप लोग सामान्यतः तैयार नहीं करते। इस बार तैयार कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि एनसीईआरटी किताबों में दिए हैं। मैं जब उसके लेक्चर करा रहा हूं तब भी उसको बता रहा हूं, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं तब भी उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 4 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं पॉलिटी वाली किताब के, 2 चैप्टर के क्वेश्चन आज मैं ले लिए हैं, 40 क्वेश्चन। एन नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों में कौन सा सुमेलित है? मैं कई बार कहा है कि विदेशी स्रोत जो है वो अच्छे से रट कर रखिए, अच्छे से याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कभी कभी। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई, बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई। कानून निर्माण की विधि ब्रिटिश संविधान से, संसदीय व्यवस्था, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसदीय विशेषाधिकार, ये जो है ब्रिटिश व्यवस्था से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांस के संविधान से, 1789 की जो फ्रांस की राज्य क्रांति है उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा लगाया गया था। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, वो शक्तियां जो कि संविधान में लिखी नहीं गई, उनके संदर्भ में क्या व्यवस्था की जाए। तो भारत में जो है केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां दी गई। आर्टिकल 248 इस बात की व्यवस्था करता है। तो कर्नाटक के संविधान का अनुसरण इसमें किया गया। गणराज्य की व्यवस्था भी का भी जो है संदर्भ आया, यूनियन की व्यवस्था है ना, यूनियन का जो संदर्भ है वो व्यवस्था भी वहां से आई। तो यह हम ध्यान रखें, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यूनियन की व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, राज्यपाल का पद, ये कर्नाटक के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित हुआ। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, कथन कारण किसी व्यक्ति को अपराध किए जाने से पूर्व मात्र आशंका के आधार पर, मतलब अपराध किया नहीं गया है, केवल आशंका है कि वो व्यक्ति अपराध कर सकता है, उसके आधार पर गिरफ्तार किया जाना निवारक नजरबंदी कहलाता है। इसको निवारक नजरबंदी भी कहते हैं और निवारक निरोध भी कहते हैं, प्रिवेंशन डिटेंशन कहते हैं ना। निवारक निरोध का अर्थ होता है किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व मात्र आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, कि यदि इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया तो ये व्यक्ति हो सकता है कोई अपराध कर दे। तो आर्टिकल 22 जो है उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 22 का अपवाद है ना, अनुच्छेद 22 का अपवाद है ये निवारक निरोध की व्यवस्था। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरुद्धि से संरक्षण। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन निवारक नजरबंदी में वो अधिकार नहीं मिलते हैं। तो आर्टिकल 22 का अपवाद हो गया ये, ठीक। संविधान निवारक नजरबंदी अधिकतम 2 माह के लिए प्रस्तुत करता है, ये गलत है। इसमें अधिकतम 3 माह के लिए प्रस्तुत करता है। 44वें संशोधन से इसे घटाकर 2 माह किया गया था, लेकिन वो डिसीजन लागू नहीं हो सका, उससे पहले जनता पार्टी सरकार का विघटन हो गया था। तो कथन सही परंतु कारण गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी भी ये 3 माह की अवधि है। फिर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और साधारण कानूनी अधिकार। देखिए, फंडामेंटल राइट्स के कई प्रकार के राइट्स के कई सारे जो है प्रकार होते हैं। मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। थ्योरी वाली जो किताब थी 11th क्लास वाली पॉलिटिकल साइंस की, उसमें अधिकार वाले चैप्टर में मैंने इन पर बात की थी। तो सामान्यतः मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर किया जाता है, ठीक है। तो उस अंतर को इसमें से किसमें उपयुक्त तरीके से प्रस्तुत किया गया देख लेते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान द्वारा दी गई, बिल्कुल जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो गारंटी देता है, उसे प्रत्याभूति कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी शब्द जो है उसका हिंदी प्रत्याभूति है। साधारण कानूनी अधिकारों की गारंटी जो है वो संसदीय विधि के द्वारा दी है। साधारण कानूनी अधिकार जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार है, या राइट टू वोट है, या राइट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन है ना, चुनाव लड़ने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, ये सब लीगल राइट्स है। तो ये सही है बिल्कुल पहला। सेकंड है, मौलिक अधिकार में परिवर्तन संशोधन के द्वारा होते हैं, बिल्कुल जैसे कि 44वां संविधान संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं उनमें परिवर्तन संशोधन के द्वारा किया जाता है। साधारण कानूनी अधिकार में विधि बनाकर परिवर्तन होता है। तो 1 और 2 ये दोनों ही यहाँ सही है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण के साथ साथ साधारण जो कानूनी अधिकार है उनके संरक्षण के लिए अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट के द्वारा व्यवस्था प्रस्तुत की जाती है। तो एक अंतर ये भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है भैया। आइए और मुझे लगता है तैयारी वगैरह सब बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की, है ना, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार कौन से अधिकार के अंतर्गत समाहित किया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार
जब लागू करेंगे और मान लीजिए सरकार ने उसका हनन किया तो सरकार के उस डिसीजन, सरकार के उस कानून या सरकार के उस कार्य के विरुद्ध जो है न्यायालय से जाकर उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं उपचार है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32 में आता है ये, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है और इसे संविधान का हृदय और आत्मा भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा कहा गया। 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा की जो रिट है, ये 5 प्रकार की रिटें उसमें जारी होती हैं, ठीक है। तो ये डी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। समानता का अधिकार विभेदों का निषेध करता है, बिल्कुल। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जो है वो समानता के अधिकार में विभेदों की कैटेगरी देते हैं। आर्टिकल 15 में 5 ऐसे आधार दिए गए, आर्टिकल 16 में 7 आधार दिए गए। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, और आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 जो है उसमें उद्भव और निवास की बात की गई, तो 7 आधार वहां दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है कि विभेद के किन आधारों का संविधान में उल्लेख किया गया। तो ये आर्टिकल 15 धर्म है, जाति है, लिंग है, मूल वंश है। ये जो मूल वंश है ना, इसको नस्ल भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रेस कहते हैं। तो आर्टिकल 15 में 5 आधार है कि इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। आर्टिकल 16 में इसमें उद्भव और निवास, ये 2 आधार और जुड़ जाते हैं, 7 आधार हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है भैया। तो उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समानता के साथ निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण पद जो है वो जोड़ा गया है। तो प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता, 2 चीजें जोड़ी गई हैं कि समानता कैसे देंगे हम, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। याद रखिए, अच्छे, बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी में तो बहुत अच्छी शानदार चीजें बता रखी है। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं इतने दिनों से। आपने देखा होगा कि पहले फर्स्ट पेपर वाली किताब हमने पढ़ी, अब उसका सेकंड पेपर हम लोग ले रहे हैं, फिर उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा जो मेहनत हो रही है वो सार्थक होनी चाहिए। आप लोग साथ जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। कथन कारण क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल किया गया। बिल्कुल, स्वतंत्रता के अधिकार में इसको सबसे महत्व दिया गया है ज्यादा। वैसे तो हर अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुच्छेद 21 जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है। और न्यायालय के निर्णय से शोषण मुक्त और मानवीय गरिमा युक्त जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जीवन का अधिकार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया, खासकर 1980 के दशक से 1978 के बाद जो है मेनका गांधीवाद के पश्चात इसकी बड़ी उदार व्याख्या होने लगी। और माननीय न्यायालय ने कहा कि भाई जीवन का अधिकार जो है वो तभी सार्थक है जब वो गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में माना जाए। और गरिमापूर्ण जीवन का मतलब है जीवन को जीने और जीवन को उपयुक्त बनाने, सुविधाजनक बनाने, जीवन को सार्थक बनाने की सभी जो दशाएं हैं, सभी जो सुविधाएं हैं वो व्यक्ति को उपलब्ध हो सके। यानी अच्छा भोजन मिले, अच्छा वस्त्र मिले, अच्छा आश्रय मिले, अच्छा आवास मिले, अच्छा मकान मिले, अच्छी हवा मिले, साफ अच्छा पेयजल मिले, ठीक है ना, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिले, अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, अच्छी जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिले, अच्छा विद्युत मिले, अच्छी जो है बैंकिंग सेवाएं मिले, विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्था है। तो जीवन जो है सुरक्षित रहना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ए इसमें राइट आंसर आ जाएगा, कारण कथन की सही व्याख्या। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं साथ साथ जो है आंसर देते चल रहे होंगे इसमें। फिर ये किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है ना। अनुच्छेद 21 की लाइन है कि भारत में किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, इसको जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बोलते हैं ना, ये जीवन या शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार भी इसको बोलते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, उससे ही वंचित किया जा सकेगा। और ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित थी ये लाइन, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कालांतर में मेनका गांधीवाद में कहा गया कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो विधि की सम्यक प्रक्रिया या विधि की जो उचित प्रक्रिया उसके अनुकूल होनी चाहिए। ये प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के नियम के अनुकूल होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, है ना। लिख लीजिए कृपा करके, है ना, क्वेश्चन आ सकते हैं ये। आइए भैया आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अर्थ निम्न में से किस किस प्रकार की स्वतंत्रता से जोड़ा गया है। देखिए, वैसे तो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर आता है तो वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से आती है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी किताब में एज इट इज जो दिया है हमें वो याद यहाँ पर करना है। तो तीनों प्रकार की स्वतंत्रता, चिंतन की, अभिव्यक्ति की, कार्य की स्वतंत्रता, तो उपरोक्त सभी। अच्छा, मेरे साथ जेएस मिल वाला आपने चैप्टर पढ़ा था स्वतंत्रता को, तो जेएस मिल जो है वो चिंतन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता, इन तीनों पर ही बल देते हैं, ठीक है। तो तीनों चीजें जो है वो यहाँ दी गई है, आपको याद रखना होगा। फिर कथन कारण का क्वेश्चन है, देखिए, बेगार, बंधुआ मजदूरी और दास प्रथा का जो निषेध है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में जाना गया है। ये 3 बातें, बेगार, बंधुआ मजदूरी, बेगार होता है बिना मेहनताना दिए काम कराना, बंधुआ मजदूरी होती है जिसमें व्यक्ति को जो है एक तरह से गुलाम बना लिया जाता है, दास प्रथा अभी उसे संदर्भ हो गया, उसका निषेध शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में जाना गया है। तो आर्टिकल 23 की व्यवस्था यहाँ पर बात कर रहे हैं, मानव के दुर्व्यापार और बलपूर्वक श्रम का निषेध। फिर कारण में दे रहे हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कार्यों में, जोखिम भरे जो कार्य है, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं,
तो वहां नियोजित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, परिसंकट में नियोजन भी इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आर्टिकल 24 है। तो कथन कारण दोनों सही है, लेकिन क्षैतिज संबंध नहीं है, दो अलग अलग बात की जा रही है। ये शोषण के अलग स्वरूप की बात हो रही है, ये शोषण के बाल श्रम के संदर्भ की बात हो रही है। तो दोनों सही है, लेकिन दोनों में क्षैतिज संबंध नहीं, दो अलग अलग लाइनें हैं। एक कॉमन अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में यह व्यवस्था दी गई है। तो कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस सदस्य का मत यह है कि अनेक मौलिक अधिकारों को, बड़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है देखिए, अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया, एक पुलिस वाले के दृष्टिकोण से बना दिया गया, क्योंकि लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक और उपबंध जोड़कर, प्रावधान जोड़कर उन अधिकारों को वापस ले लिया गया। इसका मतलब यह है कि संविधान सभा में यह बात हो रही है कि फंडामेंटल राइट जो दिए गए वो लोगों के लिए दिए गए, लेकिन हर फंडामेंटल राइट के बाद एक एक कोई प्रावधान जोड़कर उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। तो जब प्रतिबंध लगाई दिए गए तो फिर फंडामेंटल राइट मिला ही कहां? मतलब ये हुआ कि इस हाथ दिया और इस हाथ ले लिया। तो ये संविधान सभा में बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि अधिकार जो होते हैं वो अगर उस पर प्रतिबंध नहीं होंगे, तर्कसंगत प्रतिबंध नहीं होंगे, तो फिर एक का अधिकार दूसरे की मुसीबत बन सकता है। जैसे मान लीजिए आपको तेज ध्वनि में जो है संगीत सुनना पसंद है, अब तेज इतनी ध्वनि कर दी कि अड़ोसी पड़ोसी आराम नहीं कर पा रहे हैं, जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान भजन नहीं कर पा रहे हैं, कोई सो नहीं पा रहे हैं, कोई बीमार है, वो उसको परेशानी हो रही है, तो फिर दूसरों की क्षमता को तो आपने बाधित कर दिया ना। तो इसलिए तर्कसंगत प्रतिबंध तो होना चाहिए। लेकिन खैर यहाँ सेंटेंस है किनके द्वारा कहा गया, तो संविधान सभा के ये सदस्यों के नाम पर लिखे, सोमनाथ लाहिड़ी जी, महावीर त्यागी जी, अंबेडकर साहब और कृष्णाचार्य जी। तो यहाँ ये स्टेटमेंट जो है वो सोमनाथ लाहिड़ी जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका ये स्टेटमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छे स्टेटमेंट है, याद रखिए। 40 क्वेश्चन है, फटाफट से चलते जाइए। देखिए 20 मिनट क्लास हो गई, 1 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। कथन कारण का क्वेश्चन है, संविधान अपने धर्म के बारे में सूचनाओं को प्रसारित करने का अधिकार देता है ताकि दूसरे लोगों को अपने धर्म के बारे में जागरूक और आकर्षित किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, संविधान ये कहता है कि आप जो है अपने धर्म के बारे में लोगों से बातचीत कर सकते हो, अपने धर्म के विषय में आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, चाहो तो माइक लगा के प्रचार प्रसार कर लो, लाउड स्पीकर लगा लो, ठीक है, चाहे तो कथा भजन के आयोजन कर लो, चाहे तो कहीं जो है किताबें बांट दो, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है हमको। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। आप स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन भय, किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं होना चाहिए। तो धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, लेकिन बावजूद उसके आप अपने धर्म के बारे में जागरूक और आकर्षित कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये क्षैतिज संबंध की कैटेगरी में आता है, यहाँ ए राइट आंसर आ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र का प्रतीक माना गया है। बिल्कुल ये एनसीईआरटी किताब में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र का प्रतीक, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है देखिए वो सहिष्णुता की बात करता है। नेहरू जी ने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ होता है सहिष्णुता, केवल उनके प्रति नहीं जिनसे आप सहमत हैं, बल्कि उनके प्रति भी जिनसे आप असहमत हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार डेमोक्रेसी का प्रतीक है। व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म का पालन कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म का पालन कर सकता है, तो अपनी इच्छा जो होती है वो डेमोक्रेसी में आपको मिलती है। जहां अधिनायकवादी होते हैं वहां तो हमारी अपनी इच्छा रहती नहीं है। तो बिल्कुल ये क्षैतिज संबंध की ओर इशारा कर रहा है। 23 नंबर है, निम्न में से धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल किया जाता है। आर्टिकल 25 की बात हो रही है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता, धर्म का अनुसरण पालन करने की स्वतंत्रता, तो उपरोक्त सभी इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 25 में आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी जो है आप लोग मैराथन क्लास की डिमांड कर रहे हैं, तो मैराथन क्लास बिल्कुल लेकर आऊंगा। 20 तारीख के बाद मैराथन क्लास ले आएंगे। एक दिन 4-5 घंटे की वो क्लास होगी, या तो मैं लाइव लेकर आ जाऊंगा या फिर उसको रिकॉर्डेड करके और उनको जो है सबको हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा जो है वो जोड़ देंगे उन क्लासेस को, और वो 4-5 घंटे तक लगातार वो क्लास चल जाएगी, ठीक है। उसमें कंप्लीट आपका पॉलिटी का जो रिवीजन जो है वो हो जाएगा। रिवीजन क्लास बोल लीजिए, मैराथन क्लास बोल लीजिए, 20 तारीख के बाद आ जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो जुड़ना है आप सभी को उसमें। फिर कथन कारण है, हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है। देखिए जरा कथन क्या कह रहा है कि विविधता जो है वो हमारे समाज की मजबूती है। बिल्कुल, विविधता में एकता की हम लोग बात करते हैं। धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, इतनी सारी विविधता है भारत में। तो विविधता ही में एकता हमारे समाज की बुनियादी पहचान है। अल्पसंख्यकों के लिए भी संविधान महत्वपूर्ण रूप से अधिकार प्रस्तुत करता है ना। अल्पसंख्यकों को, बहुसंख्यक के लिए भी देता है और अल्पसंख्यक के लिए भी देता है। क्यों? क्योंकि विविधता में इनको भी संरक्षण मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है मूल रूप से अल्पसंख्यक की जो अधिकार है उसके संदर्भ में सूचित किए गए। हालांकि अल्पसंख्यक जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन में मूल रूप से तो वैसे आर्टिकल 30 में आया। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार, ये लाइनें वहां चलती हैं, ठीक है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो डिसीजन है लास्ट ईयर 2024 में महत्वपूर्ण डिसीजन आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, करंट अफेयर इन दिनों में शॉर्ट्स के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूं। इलेक्शन को लेकर करंट अफेयर अभी बताए हैं मैंने,
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बता रहा हूं, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बताया है। तो ऐसे जो करंट अफेयर के भी शॉर्ट्स दे रहा हूं, 1-1 मिनट 1.5 मिनट के, उनको भी जरूर देख लीजिए, है ना। वो बहुत अच्छे से मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं। तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नीति निदेशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वाद योग्य नहीं का मतलब ये होता है कि अगर सरकार इनको लागू नहीं करती तो न्यायालय में जाकर जो है सरकार के विरुद्ध इसमें मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। तो ये गैर वाद योग्य भी इसको बोलते हैं, वाद योग्य नहीं है ये बोल देते हैं इसको, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सबसे पहला जो बेसिक अंतर होता है यही होता है कि फंडामेंटल राइट जो है वाद योग्य होते हैं, आर्टिकल 32 की व्यवस्था है वहां, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल गैर वाद योग्य। आर्टिकल 37 में बात लिखी भी गई है कि राज्य की नीति निदेशक तत्व यद्यपि वाद योग्य नहीं है, लेकिन फिर उसका महत्व दिया गया, फिर भी वे मूलभूत है, इसलिए सरकार का दायित्व होगा कि विधि निर्माण करते समय इनको लागू करे। फिर है नीति निदेशक तत्वों के पीछे की नैतिक शक्ति सरकार को इन्हें लागू करने के लिए बाध्य करेगी। बिल्कुल नैतिक शक्ति है, जनमत से रिलेटेड है, लोगों के कल्याण से रिलेटेड है, और सरकार जो है, जो जनता के मतों पर आधारित सरकार है, उसे जब जनता के वोट प्राप्त करने होंगे तो उसे बताना पड़ेगा कि हमने लोक कल्याण के लिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, अन्य जो सुविधाएं हैं, रोजगार की सुविधा, वृद्धों के कल्याण की सुविधा, महिला सशक्तिकरण की योजना, बच्चों के लिए हमने क्या व्यवस्था करी, ठीक है। तो ये सारा उसको बताना पड़ेगा। तो नैतिक शक्ति जो है उसे लागू करने देती है। तो वाद योग्य नहीं है, न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं होता, तो कैसे लागू होगा यहाँ पर। तो ये खैर दो अलग अलग सेंटेंस हो गए। यहाँ ये लागू कैसे हो सकेंगे इसकी बात हो रही है, और यहाँ ये है कि लागू न्यायालय के माध्यम से नहीं हो सकते। तो दो अलग अलग सेंटेंस है, ये याद रखिए। तो 20 में राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1950 से न्यायालय ने अधिकारों के संरक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। न्यायालय ने जो है, देखिए क्या होता है ना, एक्चुअली कथन कारण में अंतिम निर्णय जो होता है वो पेपर जो बनाते हैं उनका है। देखिए अंतिम निर्णय तो वो किस तरह से उसको व्याख्या को, इसका कोई ऐसा सेट फॉर्मूला होता नहीं है। प्रैक्टिस हम करते हैं, प्रैक्टिस से मैक्सिमम हमारे सही होने के चांसेस हो जाते हैं कथन कारण की व्याख्या वाला। बाकी इसका ऐसा कोई सेट फॉर्मूला नहीं है सामान्यतः कि जो सभी क्वेश्चन पे इसके लागू हो सके। कथन कारण है 1950 से न्यायालय ने अधिकारों के संरक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय तो वैसे अधिकारों का संरक्षक है, उच्च न्यायालय भी अधिकारों का संरक्षक है, तो 1950 से भूमिका निभाई है। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचे की संकल्पना को प्रस्तुत किया। ये 1973 का बाद आ गया। तो दोनों की प्रकृति क्या हो गई कि न्यायालय संविधान का संरक्षक है, मूल अधिकारों का संरक्षक है। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या कहता है कि संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती, और यदि कर देती है तो न्यायालय फिर उनको अवैध घोषित कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से। करीब दर्जन भर ऐसे प्रावधान है, दर्जन से भी ज्यादा है, जैसे विधि का शासन है, संविधान की सर्वोच्चता है, पंथ निरपेक्षता है, संघवाद है, ठीक है। तो ये वो विषय है जिन पर संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान के मुख्य कार्यों में क्या शामिल है। हाँ, जो पहला चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का, उसमें शुरुआत में दिए हुए हैं 4 कार्य, 3 कार्य या 4 कार्य दे रखे हैं। देखते हैं हम सबसे पहले संविधान के मुख्य कार्य क्या है। सामाजिक समन्वय के नियमों की उपलब्धता। बिल्कुल समन्वय होना चाहिए समाज में, उसके नियम है। पूरा का पूरा संविधान इसी बात की व्यवस्था देता है कि समाज में समन्वय बना रहे, संघर्ष ना हो। समाज में निर्णय लेने की शक्ति के निर्धारण को प्रस्तुत करना। सरकारों की, प्रशासन की व्यवस्था दी जाती है, कौन कानून बनाएंगे, कौन उनको लागू करेंगे, किस प्रकार से कार्य होगा, सारा दिया जाता है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। बिल्कुल सरकार की शक्तियों पर सरकार निरंकुश ना हो, उनकी शक्तियों पर तमाम तरह की सीमाएं लगाई जाती है। व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं, न्यायालय के माध्यम से पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना। बिल्कुल सामाजिक न्याय की उपलब्धता है, विविधता का संरक्षण है, ठीक है ना। ये विभिन्न प्रकार के कार्य है। तो इसमें उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाए, ठीक है। आइए 28 नंबर है कथन कारण। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या और उसकी प्रकृति में 3 जून 1947 की योजना के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। क्या था 3 जून 47 को? माउंटबेटन योजना थी, है ना, माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना क्या थी ना, इसको विभाजन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना, इसको विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद ये तय हो गया था कि भाई जुलाई में, इसके बाद 18 जुलाई 47 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, और फिर ये डेट फिक्स हो गई कि भाई अगस्त में भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ सांप्रदायिक आधार पर, और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग संरचना देशों के रूप में प्रस्तुत हुई, और पाकिस्तान के फिर अलग संविधान सभा के निर्माण की भी वहां स्वीकृति हो गई। तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे सदस्य जो कि उन क्षेत्रों से चुनकर आए थे, जो कि पूर्वी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए, तो उसे संविधान सभा की संरचना में बदलाव हो गया। संविधान सभा पर अंतिम रूप से सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। बिल्कुल 24 जनवरी 1950 को सभा का जो 12वां अधिवेशन था, 3 प्रतियां आई, 2 अंग्रेजी भाषा की, 1 हिंदी भाषा की, और 200 जो उस समय तक 229 सदस्य प्रांतों से, 17 सदस्य रियासतों से 299 सदस्य रह गई थी सदस्य संख्या, घटती रही सदस्य संख्या जैसे जैसे घटनाक्रम चले थे, और 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हो गए, तो बी इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
किसी अपराध पर निष्पक्ष मुकदमे की सुनवाई के लिए कुछ अधिकार संविधान में दिए गए हैं। इन कौन सा इसमें शामिल है? किसी अपराध पर निष्पक्ष मुकदमा, है ना। ये जो है अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कहता है। अनुच्छेद 20 जो है वो इसके लिए लागू होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो किसी अपराध पर निष्पक्ष मुकदमे की सुनवाई के लिए कुछ अधिकार संविधान में दिए हैं। कौन सा? इसमें तो 3 अधिकार यहां दिए गए। एक तो दिया गया भूतलक्षी दंड विधान का निषेध, कार्योत्तर विधियों का निषेध बोलते हैं उसको। एक दिया गया दोहरे दंड का निषेध, है ना, दोहरी सजा का निषेध। और एक दिया गया आत्म अभिशंसन का निषेध। तो उन्हीं कोई 3 व्याख्या कर रखी है। किसी अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जिसको मैंने बोला दोहरी सजा का निषेध। किसी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित करने का निषेध, भूतलक्षी दंड विधान का निषेध जिसको बोला, कार्योत्तर विधियों का निषेध, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब आज कोई कार्य किया वो अपराध नहीं था, कल को सरकार कानून बनाकर पिछली तिथि से किए गए उस कार्य को अपराध घोषित कर दे तो ऐसी स्थिति में दिक्कत हो सकती है। और फिर स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने का निषेध। कोई व्यक्ति मान लीजिए अपराध हुआ तो जो उसे अभियुक्त सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष का है जो उसमें मुकदमा दर्ज करा रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को खुद ही अपने विरुद्ध गवाही देने, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से हम बातचीत करते हैं। अभी रिवीजन वाली क्लास होगी ना, तो इसमें थोड़ा सा मैं इसके जो महत्वपूर्ण केसेस है उनका भी जिक्र वहां पर कर दूंगा, याद रखिएगा। तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल हम एनसीईआरटी को एज इट इज लेकर चल रहे हैं, वर्ड टू वर्ड जो चल रहा है ना एनसीईआरटी, उसकी हम बात कर रहे हैं। आइए देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं, अभी हो गए हैं, देखिए 30 मिनट हो गए, 1 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है। निम्न में से कौन सा अधिकार जो है अनेक बार राजनीतिक विवाद का विषय बन जाता है? तो वैसे तो हर अधिकार में हो सकती है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एनसीईआरटी कहती है यानी एक बार विवाद का विषय बन जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, धार्मिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगते हैं तो एक समूह विशेष, समुदाय विशेष को लग सकता है कि उसके अधिकारों को कहीं छीना तो नहीं जा रहा है। पहनावा है, प्रतीक चिन्ह है, धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक स्थल है, उनको लेकर बहुत सारे, और हाल के वर्षों में ये बहुत ज्यादा मीडिया में भी रही है बातचीतें, न्यायपालिका के समक्ष भी प्रस्तुत हुए हैं ये चीजें। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 31 नंबर क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में कौन सी व्यवस्था की गई है? तो भाषा की सुरक्षा, लिपि की सुरक्षा, संस्कृति। तो 29 है, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 29 में दिया गया है। ठीक है ना, तो ये उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में किसका संबोधन है कि केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रह सकेंगे? यहाँ विविधता की बात की गई, तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि एक धर्मनिरपेक्ष शासन जो होगा, धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब है जहां कोई भी धर्म राजधर्म के रूप में घोषित नहीं होगा, सर्वधर्म संभाव की संभावना रहेगी, बहुसंख्यक को भी धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी, अल्पसंख्यक को भी धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी, विविधता को संरक्षण मिलेगा, है ना, एक सामाजिक संस्कृति का विचार प्रबल होगा। धर्मनिरपेक्ष वाला चैप्टर आप देख लीजिए, उसमें अच्छे से बता रखा है मैंने चीजों को एनसीईआरटी किताब के हिसाब से। तो सरदार हुकुम सिंह का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, सरदार हुकुम सिंह का स्टेटमेंट है। निम्न में से किस अधिकार को संविधान का हृदय और उसकी आत्मा की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में ऐसा कौन सा अधिकार है जिसके अभाव में अन्य अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे? तो भैया अधिकार भले आपको खूब सारे मिल जाए, लेकिन जब तक अधिकारों के हनन होने पर उनके संरक्षण के लिए कोई एक संस्था और संस्था में जाना आपको अधिकार के रूप में ना मिले तो अन्य सभी अधिकार बेमाने हो गए, अन्य सभी अधिकार व्यर्थ हो गए। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि वहां लिखा गया है कि अधिकारों के संरक्षण की प्रत्याभूति, गारंटी, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रचार, उत्प्रेषण, 5 प्रकार की रिटें, आदेश, निर्देश और रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है, याद रखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, भैया निम्न में से किस रिट के माध्यम से किसी गैर कानूनी गिरफ्तारी से व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है? अधिकार प्रचार, को वारंटो। इससे तो पूछा जाता है किसी पद पर, ऐसे पद पर व्यक्ति काम कर रहा है जिसपे काम करने का उसे कोई तर्कसंगत वैधानिक अधिकार नहीं है, तो उसे उस पद पर काम करने से रोक दिया जाएगा। परमादेश जो है, किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए पदाधिकारी को ये कहा जाएगा कि आप अपने कर्तव्य पालन कीजिए। उत्प्रेषण जो है, किसी न्यायिक संस्था में कोई डिसीजन आ गया है लेकिन वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर था, तो उससे संबंधित जो सारे कागजात, सारा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, है ना, इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से यदि गिरफ्तार किया गया है तो ऐसी स्थिति में बंदी, प्रत्यक्षीकरण की रिट के माध्यम से उस व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित होती है। ये सर्वाधिक प्रभावशाली रिट के रूप में आती है। हेबियस कॉर्पस एक केस भी था 1976 का, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, है ना, इमरजेंसी के समय वो केस आया था, अत्यधिक महत्वपूर्ण केस था, और हेबियस कॉर्पस केस भी उसको बोलते हैं। तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण का जो रिट है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और ये निजी, सार्वजनिक दोनों प्रकार के संदर्भ में जारी होती है, याद रखिएगा।
35 नंबर है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व में क्या क्या शामिल है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति, बिल्कुल। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयास करेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की उपलब्धता होगी। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, भारतीय विदेश नीति के जो 4 महत्वपूर्ण आदर्श जो है आर्टिकल 51 में दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। 6 वर्ष से कमाई के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, आर्टिकल 45 जो है उसमें पहले 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की बात थी, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर। कालांतर में 86वें संविधान संशोधन से वो अनुच्छेद 21A में फंडामेंटल राइट घोषित किया है, तो बाद में उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, अब ये लैंग्वेज वहां ये दी गई है। महिला और पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी, तो आर्टिकल 39 सेक्शन डी है। तो मैं इनमें लिख देता हूं सब में, अनुच्छेद 38 है, ये अनुच्छेद 38 है, ये 51 है, ये 45 है और ये 39 सेक्शन डी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चारों सही है, बिल्कुल ऑल करेक्ट है ना, ऑल करेक्ट। आइए साहब आगे बढ़ जाते हैं। 36 नंबर है संपत्ति का मौलिक अधिकार। पहले संपत्ति का मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 31 में दिया गया था, ठीक है ना, अनुच्छेद 31 में राइट टू प्रॉपर्टी। वो किस संविधान संशोधन से अनुच्छेद 300A भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, 300A कैपिटल ए है ना, के अंतर्गत एक साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया है, एक साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये 44वें संविधान संशोधन से। ठीक है, याद रखिएगा है ना, मौलिक अधिकारों की सूची से इसको बाहर किया गया और एक साधारण जो है जनरल जो एक लीगल राइट जो है उसको बना दिया गया 44th अमेंडमेंट से 1978। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार को लागू करते समय मूल रूप से राज्य की नीति निदेशक तत्वों से टकराव की स्थिति भारतीय राज्यव्यवस्था प्रस्तुत हुई? बिल्कुल, ये राइट टू प्रॉपर्टी था 1950 से 1980 के मध्य। पहला संशोधन, चौथा संशोधन, 17वां संशोधन, 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन है ना, अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। शंकरी प्रसाद केस है, कामेश्वर सिंह का केस है, ठीक है, बेला बनर्जी का केस है, सज्जन सिंह का केस है, गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस है, मिनर्वा मिल्स का केस है, वामन राव का केस है, ये कुछ केस है, कालांतर में काइलोवाद भी आ जाता है, तो वामन राव केस तक ये महत्वपूर्ण रूप से ये विवाद का विषय रहा। इस पर तो बहुत सारे वीडियोस पहले भी मैंने बनाए हुए हैं, यूट्यूब पर है और भी आप देख लीजिएगा। बाकी ये ध्यान रखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से शामिल किया गया है ना, भाग 4A और आर्टिकल 51A, ठीक है ना। तो मूल कर्तव्य का अध्याय शामिल किया गया, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कालांतर में 86वें संविधान संशोधन 2002 से 11वां मूल कर्तव्य भी शामिल कर लिया गया, तो 20 में राइट आंसर। 39 नंबर है जमींदारी उन्मूलन कानून है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, पंचायती राज जैसी व्यवस्थाएं निम्न में से संविधान के किस भाग को लागू करने से मूल रूप से संबंधित मानी गई है? तो ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उनसे रिलेटेड ये व्यवस्था मानी गई है, सरकारों ने कानून बनाए हैं इन भागों को लागू करने से के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के संदर्भ में। कथन कारण, भारतीय संविधान का निर्माण 1946 से 1949 के मध्य एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। बिल्कुल 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के मध्य 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान की वैधता जो है व्यापक राष्ट्रीय सहमति में निहित है। बिल्कुल संविधान सभा ने बनाया है ना 1946 से 1949 के मध्य, और इसकी वैधता जो है व्यापक राष्ट्रीय सहमति में बनी। तो बिल्कुल जो है दोनों क्षैतिज संबंध है, क्योंकि संविधान सभा जो है वो राष्ट्रीय सहमति का एक दर्पण है, और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही संविधान सभा की मांग होने लगी थी। परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 1895 तिलक के स्वराज्य विधेयक से वो हम यात्रा शुरू करते हैं। मैंने कई बार बता रखा है, अभी रिवीजन में फिर उसको बता दूंगा मैं। तो ए इसमें राइट आंसर कथन कारण की सही व्याख्या। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मूल तत्व जो है हमने राष्ट्रीय आंदोलन से ग्रहण किया। राष्ट्रीय आंदोलन में ही संविधान सभा के जो अधिवेशन जो है संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हमने 40 क्वेश्चंस का जो आज शानदार ये 2 चैप्टर्स हमने लिए हैं, ये कंप्लीट हुए हैं। कल मैं या तो चैप्टर नंबर 5 जो विधायिका है एनसीईआरटी वाला, या तो वो हम लेंगे, या फिर चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 जो है उसके 30-40 जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो करीबन ये 38 मिनट की क्लास हो गई है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और खूब सारी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल सकारात्मक बने रहिए, और क्लासेस को ज्यादा संख्या में देखिए भी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी, ठीक है। कल मिलता हूं, नमस्कार, धन्यवाद।